हेलो, अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर ली थी। अब हम देखते हैं कि जो फ्लूइड है बॉडी के कंपार्टमेंट्स में कैसे रेगुलेट होता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहली ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है और ये फ्लूइड के शिफ्टिंग में एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में कैसे हेल्प करती है। दूसरा डिफ्यूजन, ठीक है। तीसरा फिल्ट्रेशन। चौथा सोडियम पोटाशियम पंप्स, ठीक है। ये तीनों हमारे किस में हेल्प करते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं ऑस्मोसिस। क्या देखते हैं? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस क्या है? शिफ्टिंग ऑफ, ध्यान देखना थोड़ा सा, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इधर लिख देता हूं, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे फ्लूइड का शिफ्टिंग हो रही है। क्या हो रही है? फ्लूइड की शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम कहां से? लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। कुछ बुक्स में आपको ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मिलेगा, लेकिन वहां पे जहां पे भी आपकी बात आ जाए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस के अंदर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जब ये बात आएगी आपकी ऑस्मोसिस के अंदर, तो ध्यान रखना वहां पे ये फ्लूइड को शिफ्ट नहीं करेगा, फिर शिफ्ट करेगा सॉल्यूट को, ठीक है। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा हूं, तो मैं किसको शिफ्ट कर रहा हूं? फ्लूइड को शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। दूसरी चीज, अगर मैं कुछ बुक्स में कहते हैं कि ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाती है, अगर ऐसी बात करता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसके दौरान जैसे हम पहले फ्लूइड का शिफ्टिंग कर रहे थे, तो फ्लूइड की शिफ्टिंग नहीं होगी, वहां पे फिर सॉल्यूट की शिफ्टिंग होगी, ठीक है। एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। देखो, ये इसको समझ लो कि शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड होगा फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। और इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको एक खूब अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने 2 गिलास लिए, ठीक है। 2 गिलास या 2 जार ले लो, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बड़ा जार ले लेता हूँ। ये एक बड़ा जार ले लिया मैंने, ठीक है। और इस जार के बीच में मैंने क्या किया, ये मैंने एक लाइनिंग लगा दी, ठीक है। मैंने क्या किया, एक लाइनिंग लगा दी। अब जो ये है ना, ये इम्परमिएबल है। ये क्या है? इम्परमिएबल। और मैं कह रहा हूं कि इम्परमिएबल है, तो ये मेरी जो सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को, यानी कि जो आपके आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको क्रॉस नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ऐसा समझना कि ये फर्स्ट गिलास है और ये सेकंड गिलास है, ठीक है। और इस दोनों में पानी भर देता हूं, ठीक है। इस गिलास में मैं यहां तक पानी भर देता हूं, ठीक है। और इस गिलास में यहां तक भर देते हैं,
ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि अब इसके अंदर मैंने क्या किया, सॉल्यूट डाल देता हूं। ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। क्या हो गया, सॉल्यूशन, जिसकी हमने शिफ्टिंग करवाई थी फ्लूइड की। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या कर दूं, इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूं, यानी कि सॉल्यूट डाल देता हूं। तो मैंने यहाँ पे देखो, अब मैं इसमें चीनी डाल रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो चीनी डाल रहा हूँ जो हमारी सॉल्यूट है। तो मैंने यहाँ पे डाले 1 2 3 और 4 दाने चीनी के डाल दिए। ठीक है, सेम इधर ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें मैं चीनी डाल रहा हूँ, यानी सॉल्यूट डाल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कि ये जो ये वाला एरिया है इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये हमारा क्या है, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है, और आपका ये वाला क्या होगा, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन एरिया। समझ में आ गया। अब जो मैंने आपको बताया था, जो डेफिनेशन लिखवाई थी ऑस्मोसिस की, वो क्या थी, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड है, ये दोनों तरफ फ्लूइड है, रेड कलर का जो दिख रहा है, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। देखो अब जो ऑस्मोसिस है ना, वो किस पे काम करती है कि वो इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में इक्विलिब्रियम ले आए। क्या ले आए, इक्विलिब्रियम, यानी कि इधर वाले कंपार्टमेंट में और इधर वाले कंपार्टमेंट में बराबर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, बराबर सॉल्यूट हो और बराबर सॉल्यूशन हो, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इस फंडे पर हमारी क्या करती है, ऑस्मोसिस काम करती है। तो अब मेरे पास इन दोनों चीजों को इक्विलिब्रियम करने के दो तरीके हैं। या तो इधर जो मेरे पास 12 मॉलिक्यूल्स हैं, इनको इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स उठा के मैं इधर डाल दूं, तो दोनों में बराबर इक्वल कर दूं। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास 12 इधर हैं और 4 इधर, 16 है, तो मैं 8-8 कर दूं दोनों तरफ। एक ये कंडीशन है, लेकिन ये कंडीशन हमारी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो हमारी बीच में जो लेयर है, ये इम्परमेबल लेयर है, जो सॉल्यूट को क्रॉस नहीं होने देगी। तो मेरा पहला जो तरीका था वो कैंसिल आउट हो गया, मैं उसे नहीं कर सकता। अब मेरे पास दूसरा बचता है कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसका एक्सचेंज करवाऊं। ठीक है, तो आप छोटी चीज देखो, इधर चीनी के 4 दाने पड़े हैं और इधर चीनी के 12 दाने पड़े हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ये मीठा है और ये भी मीठा है, लेकिन ये कम मीठा है एज कंपेयर टू दिस। ये बिल्कुल चाशनी बन चुकी है ना। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें मेरे जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं उतना ही पानी रखूंगा कि जिस पानी में मैं 4 चीनी के दाने डालूं और मुझे मीठा लग जाए। ठीक है, ना ज्यादा वो मीठा रहे और ना ज्यादा वो फीका रहे। लेकिन इधर आप देख रहे हो कि इधर पानी कम है और सॉल्यूट ज्यादा, यानी कि चीनी के दाने ज्यादा है, तो ये हद से ज्यादा मीठा है। तो मैं क्या करूंगा, इधर पानी को शिफ्ट करूंगा तो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, उसी लेवल पे, ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा कम। तो मेरा क्या होगा, ये मेरा लो सॉल्यूट एरिया है, यहां से मेरा सॉल्यूशन ट्रांसफर होगा, किधर चला जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा। ठीक है, मान के चलो यहां से ये पानी कटा और इधर चला गया। ठीक है, इमेज को यहां बना देता हूं। अब मेरे पास इधर 4 दाने थे चीनी के, तो मुझे इतना ही पानी चाहिए जिसमें मुझे क्या हो जाए, एक अच्छा टेस्ट मिले, एक नॉर्मल लेवल मिल जाए। ठीक है, ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा कम। तो इधर मेरे पास 12 दाने थे चीनी के, तो उसमें ज्यादा पानी मिलाना पड़ा, तो तब जाके इसका टेस्ट इसके टेस्ट के बराबर आया। जैसा ये था ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा फीका, वैसे ये अब हुआ है जिसमें इतना पानी हमने मिलाया है, ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा फीका। तो ये क्या था, हमारा ऑस्मोसिस थी, यानी कि ये वाला कम, इस वाले गिलास का टेस्ट और इस वाले गिलास का टेस्ट सेम हो चुका अब। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हो गया है। ठीक है, ये हमारी ऑस्मोसिस पे काम करता है। ऑस्मोसिस किस पे काम करता है, इस वाले इक्विलिब्रियम उस पे फंडामेंटल पे काम करता है कि भाई जो हमारे पास 2 साइड्स हैं, यानी कि लोअर और हाई, जो मैं आपको बताई थी, लो सॉलिड कंसंट्रेशन और हाई सॉलिड कंसंट्रेशन, मेरे पास 2 साइड होगी। इन दोनों साइड्स के बीच में इक्विलिब्रियम करूं, यानी कुछ चीज को या तो इधर से उठा के इधर डालूं या इधर वाली चीज को उठा के इधर डालूं। बस मेरा मेन मोटो है कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। ये क्या होती है, आपकी ऑस्मोसिस होती है। अब जो ऑस्मोसिस हो रही है, जो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज एक्सचेंज होगी किसी भी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, तो वहां पे 2 फोर्स लगते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और
आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, किसी भी चीज को एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए बोलता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर उसी प्रेशर को अपोज करता है। ठीक है, जैसे मान के चलो इसमें है जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कौन सा है, यानी कि फ्लूइड, यानी कि जो पानी हमारा इधर गया उसका जो प्रेशर था वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था। अब मैं बोलूंगी ऑस्मोटिक प्रेशर इसी चीज को रोकता है। मैंने बताया था जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने आपको डेफिनेशन दी थी लास्ट वीडियो में, द अमाउंट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोस्टैटिक, और उसमें दिखा था सॉल्यूट्स, यानी कि ये चीनी के दाने, ये चीनी के दाने क्या करेंगे कि यहाँ पे अब यहाँ से इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये चार दाने क्या कोशिश करेंगे कि भाई जितना पानी इन्हें चाहिए उतना पानी तो रोक सकते हैं ना, क्योंकि भाई हमारा ऑस्मोटिक जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो आपके ऑस्मोसिस के दौरान लग रहा है, वो क्या कर रहा है कि पानी को यहाँ से उठा के इधर डाल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना पानी होना चाहिए भाई, जितने यहाँ चार दाने हैं, जितने ये सॉल्यूट हैं, इनको तो सफिशिएंट पानी चाहिए, तो क्या करेंगे एक ऐसा प्रेशर जनरेट करेंगे, ऐसा फोर्स जनरेट करेंगे जो इनके लायक जितना पानी है उस पानी को इधर नहीं जाने देगा, बाकी पानी चले जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इतना पानी बचा है ये किसकी वजह से बचा है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बचा है, जिसने क्या किया है ऑस्मोसिस की प्रेशर को अपोजिट किया है, रोकने की कोशिश की है कि वो सारे पानी को इधर शिफ्ट ना कर दे। समझ में आ गया? तो ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहता है कि मैं पानी को बाहर निकाल दूं, और ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है कि मैं पानी को रोक लूं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आया? ऑस्मोसिस समझ में आ गई। नेक्स्ट है वो आपकी डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन की क्या, डिफ्यूजन से आप क्या समझते हो? अब किसी भी सब्सटेंस की नेचुरल जो टेंडेंसी होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में पहुंचने की, यहां हम बात करेंगे सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें आपने कुछ नहीं किया, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, वो क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। अब डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो जा रही थी तब जब क्या था, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, यानी कि इधर वाले कंपार्टमेंट में और इधर वाले कंपार्टमेंट में इक्वल पार्टीशंस हो गए, तो जो आपकी ऑस्मोसिस थी वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन डिफ्यूजन क्या करती है, जितना भी हायर कंसंट्रेशन में वो सारा किधर चला जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की साइड चला जाएगा, वहां पे कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है, अब O2 और CO2 का मतलब कि जब लंग्स की बात करते हैं हम, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो हमारा कहाँ होता है? लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, मान के चलो ये आपका लंग्स है, ये ट्रैकिया हुआ। ठीक है, ये आपका दोबारा बनाते हैं भाई, ये लंग्स हुए। ठीक है, अब जब लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, अब यहाँ पे जो हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा प्योरिफिकेशन के लिए, ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, CO2 लो लेवल पे है और यहाँ पे CO2 हाई लेवल पे है, और यहाँ पे O2 हाई लेवल पे है और ब्लड के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर O2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो अब क्या होगा, यहाँ से हायर O2 कहाँ आएगी? ब्लड के अंदर, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली जाएगी O2, और CO2 का लेवल हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? ब्लड के अंदर, और लोअर कंसंट्रेशन लंग्स के अंदर, तो CO2 कहाँ चली जाएगी? लंग्स के अंदर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये पूरी जाएगी, बहुत ही कम अमाउंट में CO2 ब्लड के अंदर रहती है, वरना मोस्ट ऑफ द CO2 कहाँ चली जाती है? लंग्स के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये क्या है? आपकी डिफ्यूजन है। समझ में आया? नेक्स्ट आपका फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या है? फिल्ट्रेशन।
अब फिल्ट्रेशन समझने के लिए आपको पहले थोड़ा रिकॉइल करना होगा। फिल्ट्रेशन नहीं, फिल्ट्रेशन है, सॉरी। अब फिल्ट्रेशन को देखने से पहले हम थोड़ा किडनी की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमारी जो यूरिन है वो फिल्टर आउट होता है, यूरिन की प्रोसेस होती है, यूरिन बनता है। तो देखो अब आर्टेरियल कैपिलरीज होती हैं, यानी कि ये आर्टरी है, आर्टरी जब आगे की तरफ जाती है तो वो आर्ट्रियोल्स में टूटती है, और आर्ट्रियोल से बनती हैं आर्टेरियल कैपिलरी। यानी कि अगर आर्टरी का साइज ये था तो ये नीचे की तरफ हो तो आते आते बहुत नैरो हो जाता है, यहाँ पे इतना हो जाएगा, और आर्टेरियल जो कैपिलरी होती है वो बहुत ही नैरो होती है, बहुत उसका ल्यूमन बहुत कम होता है। ठीक है, अब जितना ल्यूमन कम होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप ये, अब तो अब जब आप नॉर्मल अगर मैं एग्जांपल दूं, घर में अगर भाई बड़ा पाइप है तो उसके अंदर पानी का प्रेशर कम होता है, अगर उसी पाइप का साइज में छोटा कर दो, पतला कर दो, तो जितना पतला पाइप होगा उतना ही पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। तो आर्टेरियल कैपिलरी में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हाइड्रो, अब इसके अंदर क्या है, ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड क्या लगाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सब्सटेंस, इसमें आपके आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, फ्रॉम हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया। यानी कि आर्टेरियल कैपिलरीज में बहुत ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, तो उसने क्या किया, अब जितना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहेगा वो उतना ज्यादा कोशिश करेगा ब्लड वेसल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन बाहर के साइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत कम है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कहां चला जाएगा पानी, लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरफ। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन होता है। अब इसी प्रोसेस के थ्रू आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में से जितना भी प्लाज्मा होता है ना, अब जो किडनी होती है वो एक दिन में अप्रोक्स 180 लीटर के अप्रोक्स प्लाज्मा को फिल्टर आउट करती है ब्लड में से। समझ में आया, ये क्या है, आपका फिल्ट्रेशन है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है सोडियम पोटाशियम पंप। इसके बाद आपका आता है सोडियम पोटाशियम पंप। कुछ नहीं है, जो नाम है बस उसी पे ये काम करेगा, सोडियम पोटाशियम पंप। मैं सोडियम को लिख देता हूँ एक साइड और एक लिख देता हूँ पोटाशियम, दोनों ही कैटाइंस हैं। तो जो सोडियम होता है ना वो हायर होता है कहाँ पे, ECF में, यानी कि सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और जो पोटाशियम होता है वो हाई होता है इन ICF यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और ये लो होगा कहाँ पे, लोअर इन ICF, और ये लोअर होगा कहाँ पे, ECF में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं सेल का। ये हमने एक सेल बनाई, ये बाहर वाला एरिया क्या है, ECF, और ये अंदर वाला एरिया है ICF। अब जैसे मैंने कहा कि अंदर क्या है, पोटाशियम ज्यादा है, ये पोटाशियम ज्यादा हो गया, और बाहर क्या है आपका, सोडियम ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये दोनों, इन दोनों में डिफ्यूजन प्रोसेस लगेगी। डिफ्यूजन क्या कहती है, मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ ज्यादा है, बाहर ज्यादा है सोडियम, और इसकी लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, सोडियम के अंदर। तो ये क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, सोडियम के सेल के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट सेम इस पे अप्लाई होगा, या तो इस पे डिफ्यूजन लगा लो कि भाई ये हायर कंसंट्रेशन इसकी अंदर थी तो अपनी लोअर कंसंट्रेशन यानी कि बाहर की तरफ चला गया, या फिर वो वाला फंडा याद कर लो जो मैंने आपको बताया था कि अगर सोडियम अंदर जा रहा है तो पोटाशियम ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। कैसे कर लो, दोनों ही चीजें बाहर चली जाती हैं। ठीक है, तो अब जो सोडियम था वो कहाँ आ गया, पोटाशियम की जगह पे चला गया, जो पोटाशियम था वो कहाँ चला गया, सोडियम की जगह पे चला गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये इनकी ओरिजिनल जगह नहीं है, तो क्या करेगा, एक सेल के अंदर एक ऐसा पंप होता है जो सोडियम को बाहर फेंक देता है, और हमारे ईसीएफ में एक ऐसा पंप होता है जो पोटाशियम को अंदर भेज देता है। जो सोडियम को बाहर भेजे वो सोडियम पंप कहलाते हैं, जो पोटाशियम को अंदर उसकी ओरिजिनल स्पेस पे प्लेस पे भेज दे वो पोटाशियम पंप कहलाते हैं। और इन दोनों का जो फंक्शन होता है वही कहलाता है सोडियम पोटाशियम पंप। यानी कि उनको उनकी जब ये इसके अंदर आया सेल के अंदर तो इसका यहाँ पे स्थान नहीं था, इसका ओरिजिनल स्पेस था सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो वो पंप क्या करेगा, इसको इसकी ओरिजिनल स्पेस पे पहुंचा देगा। सेम बाहर भी एक ऐसा पंप था जो पोटाशियम को उसकी ओरिजिनल स्पेस पे पहुंचाने का काम करेगा, वो कहलाएगा पोटाशियम पंप। ठीक है, तो इन दोनों के एक्सचेंज से जब ये एक्सचेंज हुआ, ये एक्टिव एक्सचेंज होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और इसी सोडियम पोटाशियम के बेस पे हमारा एक टॉपिक आएगा आगे, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, वो आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया।